इस्तेमाल कर ली और पहले ही हल्ले में उन्होंने सारी सीनियर कमांड को शहीद कर दिया और बहुत सारे टीयर 1 के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे वो भी शहीद हो गए। उसके जितने रिसोर्सेज थे एक दफ़ा तो जंग में झोंक दिए। अगर आपको याद हो तो उसने पहला जो एयरफोर्स का एयर अटैक किया था उसने उन्होंने क्लेम किया था कि 200 जहाज़ अटैक में शामिल थे। 200 फाइटर एयरक्राफ्ट से वेरी लार्ज नंबर। तो ये जो पहला इम्पैक्ट था इससे ऐसे लगा कि जैसे ईरान बिल्कुल कोलैप्स कर गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आगे तो ईरान ने ये जंग एक वेपन से लड़ी। ठीक है, एयरफोर्स ग्राउंड होगी, सब कुछ ग्राउंड हो गया एक वेपन से। ये आयरन डोम चीज़ क्या है? ये कोई लोहे का डोम तो है नहीं। चीज़ हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल इस स्पीड से आता था कि वो इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करने देता। इससे कि मुश्किल वक्त में ज़्यादा कौमें इकट्ठी हो जाया करती हैं और अपने इख्तलाफात भूल जाती हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खड़े होकर कहा जी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ा टाइट रोप वॉकिंग का काम है जो पाकिस्तान कर लिया कर रहे हैं। तो ईरान ने साबित कर दिया कि आज के दौर में भी एक मुल्क बग़ैर एयरफोर्स के एक जंग को मैं तो कहूँगा जीत सकता है। जीत के देखिए 8-10 हफ्ते के अंदर 2 जंगों में वो एज ए सेवियर आता है, 2 जंगों में वो ख़त्म कराता है। तो वो बड़े ज़ोर शोर से क्लेम करता है कि मुझे भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन हम बड़े मजबूत हैं। तो अगर उसने अपना वॉर एम अचीव कर लिया सर्वाइव करने का तो ईरान जीत गया। इसराइल ने अपना वॉर एम नहीं किया तो इसराइल हार गया। सर, जब इसराइल और ईरान जंग शुरू हुई तो हमें ये बिल्कुल इसी तरह लग रहा था जैसे ईरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में तो कुछ बताएं। आमिर, जिस तरह ये जंग स्टार्ट हुई एक्चुअली सारा इनिशिएटिव इसराइल के पास था एंड वो जिसको कहता है ना स्टार्टेड विद अ बैंग। उसने क्या किया कि उसके जितने रिसोर्सेज थे एक दफ़ा तो जंग में झोंक दिए। अगर आपको याद हो तो उसने पहला जो एयरफोर्स का एयर अटैक किया था उसने उन्होंने क्लेम किया था कि 200 जहाज़ अटैक में शामिल थे। 200 फाइटर एयरक्राफ्ट से वेरी लार्ज नंबर। दूसरा, उनके पास जितनी इंटेलिजेंस थी अबाउट देयर सीनियर कमांड, अबाउट द न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो उन्होंने इस्तेमाल कर ली और पहले ही हल्ले में उन्होंने सारी सीनियर कमांड को शहीद कर दिया और बहुत सारे टीयर 1 के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे वो भी शहीद हो गए। इसके साथ ही उन्होंने एक ड्रोन का ऑपरेशन तैयार किया हुआ था, जिस तरह यूक्रेन ने रशिया के ख़िलाफ़ किया था उसी की मिलती जुलती कॉपी थी। तो वहाँ से जो ड्रोन उन्होंने स्मगल किए हुए थे ईरान के अंदर वो इस्तेमाल किए और उससे एक असैसिनेशंस की कैंपेन स्टार्ट की। असैसिनेशंस जो होती है ये इजराइल का एक बड़ा टिपिकल तरीका है। मतलब है वो असैसिनेट करते हैं रेगुलर फोर्सेस के थ्रू भी, वो असैसिनेट करते हैं कोवर्ट ऑपरेशन से भी, अभी वो असैसिनेट करते हैं मिसाइलों से भी, और अभी लेटेस्ट है कि असैसिनेशन के लिए ड्रोन अभी हर जगह इस्तेमाल शुरू होने। तो उन्होंने एक असैसिनेशन की कैंपेन भी स्टार्ट की। इसके साथ ही उन्होंने ईरान का एयर डिफेंस का सिस्टम तकरीबन नाकारा कर दिया। तो ये जो पहला इम्पैक्ट था इससे ऐसे लगा कि जैसे ईरान बिल्कुल कोलैप्स कर गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आगे देखते हैं कि ईरान ने इस सारे सिस्टम से और इस सारी तबाही से अपने आप को रिकवर कैसे किया, उसकी लीडरशिप ने कैसे रिकवर किया, उसकी मिलिट्री लीडरशिप ने रिकवर कैसे किया और कैसे दोबारा उस जंग को फेस करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइज होकर खड़ा हो गया। बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, ये हम देखते हैं कि जब ईरान ने रिटेलिएट किया, जब ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, तो फिर तो इनके आयरन डोम का क्या बना? आमिर, जब जंग स्टार्ट हुई जैसे आपने पहले कहा तो ईरान की एयरफोर्स ख़त्म हो गई। तो ईरान के पास एक ही मिसाइल बचा और एक ही वेपन बचा, वो था मिसाइल। लेकिन मिसाइलों की बहुत बड़ी वैरायटी थी उसके पास। इसमें वो जो कहते हैं हाइपरसोनिक कहते हैं, हाइपरसोनिक भी थे, मुख्तलिफ स्पीड के मिसाइल थे, मुख्तलिफ साइज़ के मिसाइल थे। तो मिसाइलों की वैरायटी थी। तो ईरान ने ये जंग एक वेपन से लड़ी है। ठीक है, एयरफोर्स ग्राउंड होगी, सब कुछ ग्राउंड हो गया, एक वेपन से लड़ी। लेकिन इस वेपन में उसके पास इतनी डेप्थ थी, एक बात। दूसरा, ये वेपन उसने गाल में इतना डिस्पर्स किया हुआ था
ये तबाह नहीं हो सका। मतलब जिस तरह पाकिस्तान ने जाके इंडिया का S-400 उड़ा दिया था, ब्रह्मोस उड़ा दिया था, तो मेरा ख्याल है रिपोर्ट नहीं हुए कि ईरान के कोई मिज़ाइलों का डंप उड़ा हो या मिज़ाइल ज़्यादा उड़ा, लिहाजा उसके पास इसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये आयरन डोम चीज़ क्या है? ये कोई लोहे का डोम तो है नहीं, ये एक ऐसा काउंटर और एंटी मिज़ाइल सिस्टम है कि अगर एक अटैकिंग मिज़ाइल आता है तो ये दो उसको काउंटर करने वाले मिज़ाइल जाते हैं। ठीक है, तो जब एक ईरान मिसाइल फेंकता था, दो मिज़ाइल फायर होते थे, वो तबाह हो जाते थे। तो इसको दो चीज़ों ने तोड़ा है। एक चीज़ हाइपरसोनिक मिज़ाइल। हाइपरसोनिक मिज़ाइल इस स्पीड से आता था कि वो इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करने देता। इससे पहले कि इनके जो काउंटर मिज़ाइल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करके इसको जाके इंटरसेप्ट करे, या जो इंटरसेप्टर मिज़ाइल हैं वो अपने अटैक को पहुंच चुका होता था। दूसरी थी शेयर क्वांटिटीज़। अगर उसके एक जोन के अंदर 4 बैटरियां लगी हैं, वो 2-2 मिज़ाइल फायर कर सकती हैं, तो 8 मिज़ाइल फायर कर सकती हैं। उसका मतलब है कि 4 मिज़ाइलों को काउंटर कर सकती है। तो ईरान ने उधर 12 मिज़ाइल फेंक दी। ठीक, उससे सिस्टम उनका सेचुरेट हो गया और उनमें से 2-3 मिज़ाइल जाके हिट हो गई। तो अगर 10 में से ईरान 2 मिज़ाइल भी इसराइल में हिट कर दे तो जो खौफ वो क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जो ईरानी कौम थी वो जंग के लिए तैयार थी, उनके ऊपर हमला हुआ था और उन्हें पता था कि उनके साथ ये सब कुछ होगा। इजरायली तैयार नहीं थे, उनको एक आयरन डोम की प्रोटेक्शन दी गई थी कि कुछ नहीं होगा, आप आयरन डोम में बैठे हुए। वो डोम ही क्रैक होना शुरू हो गया। तो उधर जो फिज़ा थी खौफ की, वो ईरान की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा इधर 10 मिज़ाइल जो खौफ पैदा करते थे, उधर 1 मिज़ाइल उससे ज़्यादा खौफ पैदा करता था। बिकॉज वो अग्रेसर भी थे, वो समझते थे कि हम प्रोटेक्टेड है। लेकिन ईरान ने साबित किया कि अगर जंग होगी तो कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं होता, सारों को तैयार रहना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि ईरान के मिज़ाइल बड़ी कामयाबी से चलते रहे और उनका ज़ख़ीरा इंटैक्ट भी रहा, तो अगर इस हवाले से हम देखें तो ईरान तो बहुत कामयाब नज़र आता है हमें इस जंग में। जी, ईरान बिल्कुल कामयाब रहा है। देखिए, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो गया, ईरान की जो थी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई। ईरान के पास रहा क्या? एक वेपन, जैसे मैंने पहले कहा मिज़ाइल। उसने एक वेपन से ये जंग लड़ी है और बड़े सस्टेन किया है। और इजराइल में एक खौफ की जंग क्या होती है? जंग पे एक साइकोलॉजिकल एसेंडेंसी हासिल करनी होती है दुश्मन के ऊपर, और दुश्मन को यकीन दिलाता होता है कि तुम्हें नुकसान होगा, तुम हार जाओगे, तुम मर जाओगे। तो अगर इजराइल ने जितना खौफ ईरान में कायम किया, मेरा ख्याल है ईरान के इन मिज़ाइलों ने उससे ज़्यादा खौफ इजरायली आबादी में कायम किए रखा। तो अगर खौफ और साइकोलॉजिकल एंड की बात करें तो आई थिंक इजराइल और ईरान पैरिटी में गए हैं, कोई कमी नहीं थी। स्वाय पहले चंद दिन छोड़ के आप इजराइल से जो विजुअल्स आ रहे थे वो बड़े पैनिक शो कर रहे थे। जी सर। अच्छा सर, ये इस सारी जंग में इज़राइल का वार एम क्या था? देखिए, इजराइल का वॉर एम क्या था, पहले ये देखें ये जंग स्टार्ट कैसे हुई, कब हुई। ऐसे था कि ईरान न्यूक्लियर मुज़ाकरात में कि अगली नशिस्त के लिए चंद दिन में जा रहा था। तो न्यूक्लियर मुज़ाकरात, न्यूक्लियर उसकी कैपेबिलिटी मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, ये भी शामिल थी। नेतन्याहू ने उससे चंद दिन पहले ईरान पर हमला कर दिया। ठीक है, और आई सेड इट वाज अटैक विद अ बैंग। और साथ ही जो पहली चीज़ उसने कहा वो ये है कि हमें न्यूक्लियर ईरान काबिल कबूल नहीं है। दैट मीन्स उसका सिंगल वार एम था कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज नहीं करना, तबाह करना। न्यूट्रलाइज तो होती है कि टेम्परेरी, तबाह करना था। लेकिन चंद दिनों में उसे एहसास होने लग पड़ा कि ये तो नहीं हो रहा। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एट सम प्लेसेस इज़ टू डीप, और उसके पास कोई ऐसा वेपन नहीं है जो इतना गहरा जा सके। तो फिर उसने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाया। एक तो अमेरिका को ड्रैग करना शुरू कर दिया, और दूसरा इसने कहा नहीं, रजीम चेंज भी हो सकती है, रजीम चला जाएगा तो न्यूक्लियर ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, और इस मुल्क में अनरेस्ट है, अनरेस्ट होगी और रजीम चेंज हो जाएगा। तो ये एक ना स्टैंड बाय तो नहीं,
एक ऑल्टरनेट वार एम की बातचीत उसने स्टार्ट कर दी, चूँकि उसका मेन वार एम हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। रजीम को कोई थ्रेट किसी स्टेज पर नहीं था, कौम रजीम के साथ खड़ी रही और कोई अनरेस्ट नहीं थी। जो चीज़ इजराइलीज़ और ख़ास तौर पर नेतन्याहू अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि मुश्किल वक्त में ज़्यादा कौमें इकट्ठी हो जाया करती हैं और अपने इख्तलाफात भूल जाती हैं और अपनी लीडरशिप के साथ उसके 100 इख्तलाफात हो उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कौमों को पता होता है कि उनकी सर्वाइवल यूनिटी के अंदर है। तो ये यूनिटी इस टाइम पे वो क्रिएट हो गई, उधर वॉर ने क्रिएट कर दी। जी सर। सर इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि जैसा कि आपने वो सारी डिटेल बताई, उसके बाद अमेरिका का इस जंग में कूदना, वो कुछ मुझे समझ नहीं आती। वो अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव? देखिए, अमेरिका की इजराइल के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है। अगर हम कहें कि ये इजराइल ने को खुद ही सारा कुछ कर दिया था बगैर अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग से, तो ये गलत होगा। इजराइल ने, नेतन्याहू ने जो कुछ किया, अमेरिका इसके पीछे ऑन बोर्ड था। कई दफ़ा तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कोरियोग्राफ्ड इवेंट था जिसके अंदर सारी चीज़ें इन्होंने प्लान की हुई थी। अमेरिका ने एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कायम रखी बातचीत से। अगर आपको याद हो कि हमने जो मिडिल ईस्ट वाला वीलॉग किया था कि शेपिंग द एनवायरनमेंट इन मिडिल ईस्ट, वो भी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर की थी। तो अमेरिका एक ख़ास कन्फ्यूजन क्रिएट किए रखता था, इजराइल उसके अंदर एक्ट करता रहता था। जिधर फिर अमेरिका को डिसाइसिव एक्शन के लिए आना था वो आ जाता था। इस जंग में भी वही हुआ। ये कहना सही नहीं होगा कि इजराइल को पता नहीं था कि वो इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। उसे पता था कि वो नहीं कर सकता, उसको अमेरिका की ज़रूरत होगी। वो जो बंकर बस्टर बाद में बॉम्ब नेतन्याहू साहब कह रहे थे अमेरिका को कि वो लेके आए और इसको ख़त्म करें, तो उन्हें पहले से पता था। तो ये मेरा ख्याल ऐसा कोरियोग्राफ था कि उस स्टेज पर फिर अमेरिका इन हो गया। लेकिन अमेरिका की जो इन होना है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्वेश्चन मार्क्स ये हैं कि उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हमें न्यूक्लियर ईरान काबिल कबूल नहीं है एंड वी विल टेक आउट द कैपेबिलिटी। सो उन्होंने B-52 भी भेज दिए, अपनी सबमरीन से भी फायर किए मिसाइल और बंकर बस्टर भी फेंके। तो अगर आप ये देखें कि जो डैमेजेस ईरान से रिपोर्ट हुए हैं वो ऐसे नहीं हैं कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मुकम्मल तबाह हो गई हो। कहीं से न्यूक्लियर रेडिएशन की इतला भी नहीं आई है। उसका मतलब है कि ईरान अपना न्यूक्लियर मटेरियल पहले वहाँ से मूव कर चुका था। तो अगर मूव कर चुका था तो फिर कुछ मशीनें तबाह हो गई होंगी, कुछ प्रोसेसेस ख़राब हो गए होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स ख़राब हो जाएंगे, बन जाएंगे। 2 साल डिले आ जाएगा, 3 साल डिले आ जाएगा, तो बन जाएंगे। तो अमेरिका आया उस काम के लिए। लेकिन क्या अमेरिका ने जानबूझकर इस कैपेबिलिटी को पूरा तबाह नहीं किया, या उन्हें डर था कि पूरा तबाह करें तो रेडिएशन आएगी, या वो सिर्फ इजराइल को सेटिस्फाई करना चाहते थे और पार्टिसिपेट करके निकल गए? ये 3 चीज़ें हैं, इसका जवाब हमारे पास तो नहीं आएगा। तो ये कि अमेरिकन प्लान्स ही हैं, जब कभी डीक्लासीफाई हो तो समझ लगेंगे, लेकिन इसको ऐसे मैं बेसिकली देखता हूँ। सर एक और बड़ी जो है ना, मेरे लिए तो ये बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है कि ईरान ने एक कमज़ोर फ़िज़ाइया के होते हुए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फ़िज़ाइया उनकी थी ही नहीं, उनके पास बड़े पुराने अमेरिका के F-14 टॉमकैट ही हैं, उसके बावजूद ईरान ने इतना ज़बरदस्त रिटेलिएट किया है कि मतलब ये मेरे लिए तो बड़ा इंस्पायरिंग है। आमिर, आई कैन नॉट बीट योर नॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट्स। जो आपका नॉलेज है वो ठीक है। आई एग्री कि एक तो एयरक्राफ्ट उसके बहुत पुराने थे। ईरान वाज नेवर नोन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, और उसको भी ग्राउंड पर तबाह कर दिया, या वो उड़ने के काबिल नहीं रही फॉर वट एवर रीजन्स। ये लड़ाई ईरान ने अपने रिजॉल्व से जीती है, अपनी विल पावर से जीती है।
एक वेपन से जीती है जो मिसाइल है, जो मैंने पहले भी कहा। तो इसका मतलब है कि अगर कौमें अच्छा प्लान कर लें, विल पावर के साथ खड़ी हो जाएं, और देखें उनके दो ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, एक उनके ड्रोन्स थे और इनके मिसाइल थे, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था। ठीक है, वो अच्छे कवर्ड थे, स्प्रेड थे, हर किस्म की जो उसके अंदर मटेरियल था। तो ईरान ने साबित कर दिया कि आज के दौर में भी एक मुल्क बग़ैर एयरफोर्स के एक जंग को मैं तो कहूँगा जीत सकता है, जीत के। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और जो थ्योरी हमें आजकल नज़र आई है वो ये है कि ये कुछ लोग तो कहते हैं कि ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन टाइप कोई चीज़ थी। मैं मिलिट्री की टर्म से कोई इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप इसको बेहतर बता सकते हैं कि ये मेरा ख्याल है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो थोड़ी चीज़ से मुख्तलिफ चीज़ है। वो जनरली इस्तेमाल ये टर्म होती है बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स, जहाँ पे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ये होती है कि वो दूसरे को बता देते हैं कि अगर तुमने न्यूक्लियर हमला किया तो हमारी तरफ से भी न्यूक्लियर हमला होगा, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो म्यूचुअल होगी, तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे, हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो जो डिस्ट्रक्शन का खौफ है वो जंग को दूर रखता है, लेकिन वो सिचुएशन ईरान में और इस रीजन में ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो मैं उसको इस पर अप्लाई होते नहीं देखता। जी राइट सर, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल ठीक। तो सर इसको हम मतलब इस सारी जो डिस्कशन है इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि इस इज़राइल ईरान जंग का जो विनर है वो कौन है? पहले देखें कि जिस दिन सीज़ फायर हुआ है उस दिन सिचुएशन क्या है। मेरे ख्याल में इज़राइल अंदर से फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है, उन्हें एक फेस सेविंग मिल गई कि अमेरिकन B-52 बॉम्बर आए, उन्होंने फोर्डो की फैसिलिटी को तबाह कर दिया। हमें पता है कि वो तबाह नहीं हुई, एटलीस्ट जो कुछ डाटा और इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तबाह नहीं हुई, लेकिन इसराइल के लिए फेस सेविंग थी। तो मेरा ख्याल है इसराइल के अंदर फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए, नेतन्याहू के अंदर फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए, और आखिर पे वो एक मिसाइलों का सीज़ फायर के बाद हमला किया जिस पे ट्रंप भी बड़ा नाराज़ था। ये सारी फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें ही नज़र आती हैं। सो इसराइल के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, ईरान की मिसाइल पावर कायम है, उसकी जो कुव्वत है मिसाइल फायर करने की वो कायम है, वो सरवाइव कर गई है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नुकसान हुए, क्या तबाह होगी? नहीं, कुछ डिले होगा, ईरान दोबारा रिकवर कर लेगा अगर वो करना चाहे, अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के ट्रैक पर चलना चाहते हैं। इज़राइल जंगबंदी के वक्त सख्त खौफ की फ़िज़ा थी इसराइल के अंदर, उसके शहरियों में, और ये जो मिसाइल थोड़े थोड़े ईरान के पहुंच रहे थे इनका खौफ था। रिजीम चेंज की बहुत बातें की, नेतन्याहू ने खुद कई दफ़ा कही, इवन प्रेसिडेंट अमेरिका ने इसका जिक्र किया, उसके कोई आसार कहीं नज़र नहीं आए। कुछ मीडिया में लोग जो स्पेशली ईरान रिजीम की एंटी ईरानीज़ हैं वो कह रहे थे कि जी बड़ा अनरेस्ट है और अनरेस्ट होगा, कोई अनरेस्ट नज़र नहीं आया इसके दौरान। आगे पीछे हर मुल्क में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इस जंग के दौरान ईरान में कोई ख़ास ऐसा अनरेस्ट कहीं भी नज़र नहीं आया। सो इससे आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर समराइज़ हम इसको करें तो इज़राइल का वॉर एम ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म करना नहीं अचीव हुआ। उसने फिर एक और वॉर एम कॉइन किया था इसके बदले में कि रजीम चेंज नहीं हुआ, बल्कि ईरानी कौम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी है। ईरान का एम क्या था? सर्वाइव करना। ईरान हैज़ सर्वाइव्ड एंड सर्वाइव विद ऑनर। तो अगर उसने अपना वॉर एम अचीव कर लिया सर्वाइव करने का तो ईरान जीत गया। इज़राइल ने अपना वॉर एम नहीं किया तो इज़राइल हार गया। उसके अलावा अमेरिका आया था एक डिस्प्ले फोर्स करने के लिए, उन्होंने अपनी शो ऑफ फोर्स की है और वहाँ से चलता बना है। एक एम प्रॉबेबली प्रेसिडेंट ट्रंप का नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन था,
वो लगता है कि हो जाएगी वो। आप ये देखो कि 8-10 हफ्ते के अंदर 2 जंगों में वो एज ए सेवियर आता है, 2 जंगों को ख़त्म कराता है। तो वो बड़े ज़ोर शोर से क्लेम करता है कि मुझे भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पहली जंग तो इंडिया पाकिस्तान की शायद जेन्युइन थी। ये मेरा ख्याल है हो सकता है नेतन्याहू साहब ने उसके लिए कोई सीन क्रिएट किया हो और ये सारा कोरियोग्राफ करके तो आखिर पे वो यू नेवर नो, ही एंड्स अप विद द नोबेल प्राइज़। इसके अलावा खामनाई स्टूड एज ए लीडर। मेरा ख्याल है वो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर अपीयर होगा अगले दिनों में। ये हो गया। नेतन्याहू इस जंग से चंद दिन पहले बड़े नैरो मार्जिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचा था। ठीक है, उसकी पोजीशन अपनी पॉलिटिक्स में अच्छी नहीं है। अभी भी जो लेटेस्ट सर्वेज आए हैं, हिज disliking ratio is 60%. So Netanyahu has taken a very serious stand, like our friend Modi साहब took it. So ये 2 लीडरों ने 2 जंगें अपनी सर्वाइवली स्टार्ट की। दोनों को इन 2 जंगों का सख्त सियासी नुकसान हुआ और नेतन्याहू साहब और मोदी साहब एक ही बोट के मुसाफिर हैं। आगे देखते हैं इलेक्शनों में, अगले इलेक्शनों में ये किस तरह सर्वाइव करते हैं और क्या इनके साथ होता है। सर अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में अभी आ रहा है कि इंडिया ने तो अपने दोस्त इसराइल को भी डिच किया, ठीक है, और ईरान जिसके साथ उसकी बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन थी और पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनी जो है वो ईरान से बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट था वो होती थी, जैसा कि हमने उसको यादेव को पकड़ा भी उनके। तो ये मतलब इंडिया तो मेरे ख्याल में तो इंडिया तो हमें लूज़र नज़र आता है इस मामले में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम पिछले चंद सालों के हालात देखें तो इंडिया चाबहार पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहा था, ईरान के साथ बहुत क्लोज था और ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी होती रही है। हमारे जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है इसके अपोजिट साइड पर इंडियन एजेंट्स ऑपरेट करते थे और वहाँ से वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते थे। कुलभूषण इज़ वन एग्जाम्पल, सर्विंग ऑफिसर था, ईरान से ऑपरेट करता था। तो बहरहाल एक दिन फिर हमने उसको पकड़ लिया। तो ये इतने क्लोज थे, स्ट्रेटेजिकल आइज थे। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ है, ईरान को इंडिया को में खामोशी छा गई। मोदी साहब ना नज़र आए, ना इंडियन गवर्नमेंट नज़र आई। इन्होंने इसको डिच करने में ही अपनी आफियत समझी। दूसरी तरफ इंडिया का और इजराइल का रिलेशनशिप वो भी बहुत क्लोज है। तो या इंडिया उसके साथ खड़ा हो जाता, तो इंडिया आखिर पर अपने दोनों दोस्तों को डिच कर गया, नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चंद दिन पहले अमेरिका गए। वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप से 1-to-1 मुलाकात हुई, जो बड़ी हिस्टोरिक किस्म का इवेंट है, नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं करता। और उसके चंद दिन के बाद पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए। सो इसका मतलब है कि हम सॉर्ट ऑफ उनके कैंप में खड़े थे जब ये जंग स्टार्ट हुई। जैसे ही जंग स्टार्ट हुई तो हमने कहा ये हमारा नेबर है, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारे इससे इख्तलाफात हो सकते हैं, इससे इंडिया के ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन हमने एक अच्छा नेबर और ब्रदर मुल्क होने का हक अदा कर लिया। हमने यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक करारदाद टेबल की और फॉरेन सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ का मुतालबा कर दिया। तो आप ये देखें कि एक तरफ हम अमेरिका के साथ खड़े थे, लेकिन जब हक सच की बात आई, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक राइट कॉज के साथ खड़े होने की बात हुई, आपने उसको छोड़ा और आप चाइना और रशिया के साथ बैठ के, और आपने बिल्कुल ख्याल नहीं किया अमेरिका इससे नाराज़ होगा या क्या होगा। तो ये बड़ा टाइट रोप वॉकिंग का काम है जो पाकिस्तान कर लिया करता है। तो इस जंग के दौरान हम बड़ा फर्मली खड़े रहे हैं ईरान के साथ। हम वो मुल्क हैं पाकिस्तान जिसने सबसे पहले बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इस जंग को कंडेम किया था। ठीक है, हम इजराइल ईरान के साथ खड़े रहे हैं।
हम सो टू से अमेरिका के मुखालिफ कैंप के साथ मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद लेकर आए थे कि इस जंग को बंद किया जाए, ठीक है। और वो करारदाद क्या थी, वो बेसिकली अमेरिका और इजराइल के खिलाफ थी। सो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक्ट किया इसके अंदर, और इस सारा कुछ करने के बावजूद हमारे रिलेशनशिप दोनों साइड पे बैलेंस्ड है। तो हमें एज ए कौम अपने आप पर एतमाद होना चाहिए, ठीक है। हम छोटा मुल्क ज़रूर हैं, लेकिन हम मुश्किल हालात से डील करना जानते हैं और डील कर लेते हैं। सर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तो अमेरिका में खड़े होकर कहा कि हम ईरान की मजबूत हिमायत करते हैं, और ये एक बड़ा जो बोल्ड स्टांस था कि आप वहाँ पे। देखिए, आपने ये क्वेश्चन किया था इंडिया के रिलेशनशिप से। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खड़े होकर कहा जी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट से बड़ी वीक स्टेटमेंट्स आई थी। इंडिया किधर है जो इतनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाए खड़ा था? जी, इंडिया तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं आई इंडिया से। सो इसलिए पाकिस्तान एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन हम बड़े मजबूत हैं, और इंडिया से हमारी पाकिस्तान की नर्व्स भी अच्छी हैं, पाकिस्तानी कौम भी मजबूत है, और हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हम इंडिया को इंटरनेशनल एरिना में हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आप। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम।